मैं दिखने में बहुत खूबसूरत थी, पर मेरी सौतेली माँ ने मुझे 16 साल की उम्र में ही एक कोठे पर बेच दिया। मैं रो रो कर भगवान से अपनी इज्जत की भीख मांगती, लेकिन इन लोगों ने मुझे यह धंधा करने पर मजबूर कर ही दिया। लेकिन हैरत मुझे इस बात की हुई कि मेरे कमरे में आने वाला मेरा पहला ग्राहक मेरा अपना ही। मेरी कहानी कुछ इस तरह है। वह मेरे बराबर में सोया था, जिसके साथ मुझे रात गुजारने के लिए भेजा गया था। मेरे पास एक अच्छा मौका था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। दिल में एक ख्वाब भी था कि यह काम इतना भी आसान नहीं था। फिर मैंने सोचा कि अब तक मैं जिन जिन लोगों का भरोसा जीत चुकी हूँ, मेरे ऊपर शक नहीं किया जाएगा। मैंने इस आदमी को रात में शराब कुछ ज़्यादा ही पिला दी थी, इसलिए इसके जाग जाने की फिक्र नहीं थी। मैंने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई। वह आदमी वहाँ अकेले ही रहता था। उसका छोटा सा फ्लैट था, इसलिए मुझे यहाँ से निकल जाना मुश्किल नहीं था। मैं कई बार इस आदमी के साथ यहाँ पर आ चुकी थी, इसलिए मुझ पर कोई शक नहीं कर सकता था। अब की बार मैं भाग जाऊँगी, क्योंकि मैंने जज्बात के बजाय अब दिमाग से काम लिया था। इस बार मैंने सोच समझकर पूरा प्लान बनाया था। मैं एक धंधे वाली लड़की थी। मुझे 16 साल की उम्र में मेरी सौतेली माँ ने मुझे बेच दिया। मुझे खरीदने वाली एक तवायफ थी जो मुझसे धंधा करवाती थी। पहली बार जब मैंने कोठा देखा तो मैं बुरी तरीके से घबरा गई। जहाँ पर बनी छोटी छोटी तंग गलियाँ और वहाँ पर टूटी फूटी इमारतें। जिस औरत के साथ मैं आई थी, उसने मेरा हाथ कस के पकड़ रखा था। मेरी माँ के मरने के बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ मेरी बहुत ही गंदी औरत थी। वो मुझे प्यार नहीं करती थी और पापा हमेशा उसकी ही बात मानते थे। फिर एक दिन मेरी सौतेली माँ ने मुझे इस औरत के हवाले कर दिया था। मैंने जब जाने से इनकार किया तो मेरी माँ ने जोरदार तमाचा मेरे गाल पर मारा था और इस औरत के हवाले कर दिया। ट्रेन के 8-10 घंटे के सफ़र के बाद मैं यहाँ पर पहुँची थी, जहाँ के पुराने 4 मंजिले इमारत को देखकर मुझे घबराहट सी होने लगी। मैंने अपना दुपट्टा सलीके से ओढ़ रखा था, लेकिन वहाँ से गुजरने वाले की नज़र ऐसी थी कि मुझे उलझन सी हो गई थी। एक तो तंग गलियाँ, उसमें मोतियों के हार और गजरे की दुकान, जिस पर इत्र की शीशी अभी रखी थी। कहीं पान की दुकान और दीवार पर लाल पिचकार किए हुए निशान, जो दीवारों का असल रंग ही खत्म हो चुका था। मैं पुरानी सी इमारत की तंग सीढ़ियों से चलती हुई इस जगह पर पहुंची थी। मैंने देखा, एक तरफ 2 बड़े उम्र के आदमी हारमोनियम और ढोलक के साथ सफ़ेद पोशाक में मुंह में पान दबाए हुए बैठे थे, और उसके दूसरी तरफ एक बेंच रखा हुआ था जिस पर लगभग 50 साल की औरत फुल मेकअप किए हुए मुंह में पान दबाए उस बेंच पर बैठी थी। वह मुझे देखते ही उठकर बैठ गई। मैं डरी सहमी उस जगह को देख रही थी। फिर मुझे उस औरत के पास ले जाया गया और मेरा हाथ उसके हाथ में थमा दिया गया। बेंच पर बैठी हुई औरत ने सर से पांव तक मुझे तेज नज़रों से देखा था। फिर अपने पास रखे गुलदान को पकड़कर सबसे पहले उसमें पान की पिचकारी की। फिर उस लड़की से कहा, लड़की देखने में हीरा है, हीरा, मेरे कोठे को 4 चांद लगा देगी। मैं चुपचाप से उसे देख रही थी। फिर चमेली चमेली पुकारकर एक लड़की को अपने पास बुलाकर कहने लगी, इसे अपने साथ लेकर जा और नाच गाना सिखाना शुरू कर दे। वह चमेली नाम की लड़की मुझे अपने साथ एक कमरे में लेकर आई। मुझे नाचने गाने का बिल्कुल शौक नहीं था, लेकिन यह मुझे काम यहाँ पर मार मार कर करवाया गया। फिर 2 महीने बाद मेरा पहला रस करवाया गया और फिर मेरी बोली लगने लगी। मैं अभी 16 साल की ही हुई थी कि मेरी इज्जत को तार तार कर दिया गया। मैं बहुत रोई, बहुत तड़पी, लेकिन यहाँ बहसी लोग थे जिसके पास दिल नहीं, पत्थर था, पत्थर। मैं रोज़ भगवान से बस यही दुआ करती थी कि हे भगवान, इस जगह से मुझे निकाल दीजिए। एक दिन मैं यहाँ से अंधेरे में भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गई थी। मुझे उस मोटी औरत ने बहुत मारा था। मेरा चेहरा नीला पड़ गया था। इसके बाद तो मैंने यह जुर्रत ही नहीं की, लेकिन मुझे इस काम से बहुत नफरत थी। मैं हर वक्त यहाँ से निकलने के बहाने तलाश करती थी।
6 महीने रहने के बाद मुझे मर्दों के साथ उसके घर भेज दिया जाता था, जो इस तवायफ के पुराने ग्राहक थे। फिर वो मुझे सुबह वापस उसी कोठे पर छोड़ देता। वह आदमी भी मुझे कई बार अपने फ्लैट पर लेकर जा चुका था। मैं इन ग्राहकों के साथ एक काम करती थी, बहुत ज़्यादा शराब पिला देती थी, जिससे ग्राहक बहुत जल्दी नींद में चले जाते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता कि मैं इनके हवस का शिकार बनने से बच जाती। जब ये लोग सुबह जागते तो कहते, मुझे तो रात की कोई बात ही याद नहीं है। तो मैं कह देती, मुझे तो याद है। पैसे वसूल करना तो आप लोग नशे की हालत में ही जानते हो। मैं यह बात इस अदा से कहती कि वह लोग मेरी बातों पर यकीन कर लेते। मैं जिस जगह पर फंस चुकी थी, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि अक्ल की वजह से ही मैं यहाँ से निकल पाऊंगी, वरना तो मेरे लिए यह मुमकिन ही था। मैं इन लोगों का विश्वास जीत चुकी थी। कई बार तो मुझे बंगले वाले भी अपने साथ लेकर जाते। शुरू शुरू में तो एक दलाल मेरी रखवाली के लिए भेजा जाता था, लेकिन अब मुझ पर भरोसा जम चुका था। अब इन्हें लग रहा था कि मैं इस चीज़ की आदी हो गई हूँ। लेकिन नहीं, मुझे यहाँ से भागना ही था। मुझे इस गुनाह के काम से नफरत थी जिसमें मैं फंस चुकी थी। इसलिए मुझे आज मौका मिला था। मैं जल्दी से उस आदमी के घर से भागी। उस वक्त रात की 2 बज रहे थे। मुझे मेन रोड से ऑटो रिक्शा मिल गया। मैं ऑटो पर बैठी थी और सीधा स्टेशन पर पहुंच गई। एक ट्रेन गोवा जाने के लिए खड़ी थी, इसलिए मैं उस गोवा जाने वाली ट्रेन की टिकट खरीद ली। मुझे जल्दी से जल्दी ये मुंबई शहर छोड़ना था। ट्रेन में बैठकर मुझे अंदर ही अंदर डर था कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं, क्योंकि उन लोगों के हाथ बहुत बड़े थे। क्या पता अभी कोई मेरी ताक में बैठा हो और मुझे पकड़कर फिर उसी तवायफ के पास ले जाए। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। मेरा दिल डर के मारे धड़क रहा था। ट्रेन जब चल पड़ी तो मुझे अपनी जान सूली पर लटकी हुई महसूस हो रही थी। जैसे जैसे मैं मुंबई से दूर जा रही थी, मेरी रुकी हुई सांस बाहर निकलती जा रही थी। गोवा पहुंचकर मैंने कुछ सुकून महसूस किया। जैसे ही मैं बस से उतरी, वहां रिक्शा और टैक्सी आ खड़ी थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊं। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके थे। उस आदमी के वॉलेट से बस थोड़े ही पैसे निकले थे, जिसके फ्लैट से निकलकर मैं भागी थी। बहुत से रिक्शा और टैक्सी वाले मुझसे पूछने लगे कि कहाँ जाना है। मैंने उनसे कहा कि मेरा पैदल का ही रास्ता है। सुबह सुबह का वक्त था और मुझे भूख भी लगने लगी थी, पर मेरा पर्स बिल्कुल खाली था। मैं एक अनजाने रास्ते की तरफ चल पड़ी। गलियों में मैंने तो बहुत से घर बने देखे। मैंने सोचा कि किसी घर की घंटी बजाकर कहती हूँ कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है। मैं उन गलियों में चली गई और कुछ घरों में पूछा भी, लेकिन उन लोगों ने काम देने से मना कर दिया। अभी कुछ दूर ही मैं उन गलियों में चली थी तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पलटकर देखा तो एक आदमी वाकई में मेरे पीछे आ रहा था और मुझे ही देख भी रहा था। उसे देखते ही मैं तेज कदम बढ़ाने लगी। वह आदमी ने मुझे पुकारना शुरू कर दिया, कहने लगा, मेरी बात तो सुनो। उसे देखकर मैं डर गई। मुझे लगा कि कहीं यह उन्हीं लोगों का आदमी है जहाँ से मैं भागकर आई थी। इससे पहले कि मैं वहाँ से भागती तो वो कहने लगा कि उसे एक नौकरानी की ज़रूरत है। शायद वह सुन चुका था जब मैं लोगों से काम मांग रही थी। मेरे कदम वहीं पर रुक गए। फिर वो मेरे पास आ गया और कहने लगा, मुझे एक नौकरानी की ज़रूरत है जो हमारे घर दिन रात रहकर काम करे। मैं आपको लोगों के घर में काम मांगते देखा था तो सोचा आप ज़रूरतमंद लगती हैं। मैं उस आदमी को गौर से देखने लगी और सोचने लगी कि पता नहीं ये झूठ बोल रहा है या सच। लेकिन एक सच यह भी था कि मुझे उस वक्त काम की सख्त ज़रूरत थी। मैंने उससे पूछा कि आपका घर कहाँ है। उसने कहा, कुछ दूर के फासले पर मेरा घर है। अगर आप मेरे साथ चलो तो मैं आपको अपना घर दिखा सकता हूँ। कुछ देर तो मैं सोचती रही, फिर मैंने सोचा चली जाती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मैं उसके साथ साथ चलने लगी। मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब वह मेन रोड पर पहुंचकर एक टैक्सी वाले को रोका और उसे अपने घर चलने के लिए एड्रेस बताया।
उसे ऐसा करते देख मैं सोचने लगी कि क्या यह आदमी यहाँ पर नहीं रहता है। उसने मुझसे कहा, आप टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ जाइए। अब तो मुझे उस पर कुछ शक सा होने लगा। मैं बैठते हुए मन ही मन सोचने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। कहीं यह भी मेरे साथ कुछ गलत ना कर बैठे। वह शायद मेरे दर्द को समझ गया था। उसने मुझे कहा, मैं शरीफ इंसान हूँ, मेरा यकीन करिए, मुझे वाकई में एक नौकरानी की ज़रूरत है। मैं न जाने क्यों टैक्सी में बैठ गई थी। शायद इसलिए कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए सोचा चलो खुद को मैं किस्मत पर छोड़ देती हूँ। आधे घंटे के सफ़र के बाद टैक्सी एक घर के सामने जाकर रुकी। मैं नीचे उतर गई। उस आदमी ने टैक्सी वाले को पैसे दिए और मुझे उस घर के अंदर लेकर गया। फिर दूसरा हैरत का झटका मुझे उस वक्त लगा कि उस घर में उस आदमी के अलावा दूसरा कोई और नहीं था। यह सब देखकर मैं बुरी तरह घबरा गई थी। मैंने कहा, मुझे ऐसी जगह काम नहीं करना जहाँ पर कोई औरत ना हो। मेरी बातों पर उसने कहा, हाँ, मैं अकेला ही यहाँ पर रहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ नौकरी करता हूँ और मेरे घर वाले गांव में रहते हैं। मेरी बात सुनिए, मैं एक शरीफ इंसान हूँ, पूरा दिन घर से बाहर रहता हूँ। आपको मुझसे कोई परेशानी नहीं होगी। आप घर की सफाई और कपड़ा धोने के बाद खाना बना दीजिएगा। मैं रात के 11 बजे ही घर लौटता हूँ। सारा काम निपटाने के बाद मेरे आने से पहले आप अपने कमरे में चले जाइएगा। आपको सही लगे तो आप कमरा अंदर से लॉक कर लीजिएगा। लेकिन मैं क्यों उस पर भरोसा करती। मैंने साफ इनकार कर दिया। वह कहने लगा, मैं आपको अच्छी तनख्वाह देने को तैयार हूँ। मैंने कहा, नहीं, मुझे यहाँ काम नहीं करना है। यह कहकर मैं उसके घर से वापस आ गई। उस वक्त दोपहर का वक्त था और वह इलाका भी सुनसान था। मैं उस आदमी के घर से तो आ गई थी, फिर भी परेशानी वही थी कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। मैं यही सब सोचते विचारते चलती जा रही थी। तभी मेरे सामने एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में कुछ बदमाश लड़के बैठे थे। उसमें से एक ने कहा, गाड़ी के पीछे का दरवाज़ा खोलो और ज़बरदस्ती लड़की को गाड़ी में बैठा लो। यह सुनकर वापस मैं भाग गई। वह गाड़ी मेरे पीछे आने लगी। मैं दौड़ती हुई उसी घर के पास पहुंची और दरवाज़ा पीटने लगी। मैंने बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, दरवाज़ा खोलो, मुझे बचा लो। गाड़ी मेरे पास आकर रुक गई थी। उसमें से एक नौजवान निकला। जब तक वह नौजवान मेरे पास आया तो दरवाज़ा खुल चुका था। वह आदमी हैरत से मुझे देख रहा था। मैं बुरी तरह से घबराई हुई थी और उसके पीछे जाकर छुप गई। मैंने कहा, यह लोग मुझे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाना चाहते हैं। वो लड़के कहने लगे, इस लड़की को मेरे हवाले कर दो वरना बहुत पछताओगे। वह बहुत ही नॉर्मल से खड़ा था जिसके पीछे मैं छुपी हुई थी। फिर उसने उस गाड़ी वाले लड़के से कहा, यहाँ से अभी के अभी चले जाओ और दोबारा मुझे इधर कभी नज़र मत आना, वरना जो मैं तुम लोगों का हाल करूँगा अपनी अक्ल और शक्ल से भी नहीं पहचान में आओगे। ये कहते हुए उस आदमी ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाल कर दिखाया। वह एक पुलिस ऑफिसर था। कार्ड देखते हुए बदमाश तुरंत वहाँ से भाग गए। जब उनकी गाड़ी बहुत दूर चली गई तो वह आदमी पीछे मुड़कर मुझे देखने लगा और बोला, आप चाहें तो जा सकती हैं और कहिए तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। उसकी यह बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। वह वाकई में एक अच्छा इंसान था। फिर एक पुलिस ऑफिसर भी था। मैं जितना उसके घर में सुकून से रह सकती थी, शायद कहीं और मेरी हिफाजत ना हो पाती। मैंने उससे कहा कि यहाँ पर मेरा कोई नहीं है। मैं नौकरी की तलाश में गांव से इधर आई हूँ। मैंने भी एक झूठ बोल दिया क्योंकि सच सुनकर वह मुझे बुरा समझता। मेरी सच्चाई जानने के बाद शायद वह मुझे नौकरी पर भी नहीं रखता। उसके घर में काम करने लगी। सच में वह सुबह उठते ही नाश्ता करने के बाद चला जाता था और रात के 11 बजे वापस आता था। मैं पूरे दिन घर पर अकेली ही रहती थी। रात को उसके आने से पहले खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती थी। उसका खाना किचन में ही रहता था। वह खुद से अपना खाना निकाल लेता था। एक दिन मैं सुबह कमरे से बाहर आई तो मुझे उसके
कमरे से कराहने की आवाज़ आ रही थी। मतलब आज वह घर पर ही था। पहले तो मैंने सोचा कि उसके कमरे में जाकर देखती हूँ। फिर मैंने सोचा पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं उसके कमरे में क्यों आई। फिर ना जाने मेरे दिल में ऐसा ख्याल आया कि मैं दौड़ती हुई उसके कमरे में चली गई। एक पुलिस इंस्पेक्टर था, कहीं उसे गोली ना लगी हो, इस ख्याल ने मुझे बेकरार कर दिया था। लेकिन जब मैं कमरे में गई तो बेड पर लेटा हुआ था। मैं उसके पास गई, उसकी आंखें बंद थी, शायद गोली नहीं लगी थी। मैंने उससे पूछा, आज आप घर पर हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरे पूछने पर उसने जरा सी आंखें खोली और कहने लगा, मुझे बहुत तेज बुखार है, मेरे लिए एक कप चाय बना दीजिए। मैं तुरंत किचन में आई और उसके लिए चाय और नाश्ता लेकर कमरे में गई और टेबल पर रख दिया। 3 दिनों तक उसे काफ़ी तेज बुखार था। मैंने उसका बहुत ख्याल रखा और इन्हीं दौरान हमारी कुछ बातचीत भी होने लगी। वह मुझसे कहने लगा, आप बहुत अच्छी हैं, आपने बीमारी में मेरा बहुत ख्याल रखा, अब मुझे उससे डर नहीं लगता था। वह मुझसे मेरे घर वाले के बारे में पूछता कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरे कितने भाई बहन हैं। मैं उससे सब कुछ झूठ ही बोलती थी। एक रात को रात के 2 बजे तक वह घर वापस नहीं आया तो मुझे उसकी फिक्र होने लगी। मेरा दिल घबरा रहा था, शायद मैं उसे पसंद करने लगी थी। उसके इंतज़ार में बैठी रही। रात के 3 बज गए लेकिन वह वापस नहीं आया। मेरी जान निकली जा रही थी। फिर बाहर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं तेज़ी से उसके पास गई, लेकिन जब मैंने उसे जख्मी हालत में देखा तो परेशान सी हो गई। उसके बाजू में चोट लगी थी और वह लंगड़ा भी रहा था। मैं उसके साथ लगकर रोने लगी और घबराकर बोली, क्या हुआ आपको और यह चोट कैसे लगी? आप कहाँ थे? मैं कब से आपके लिए परेशान हूँ। एक ही सांस में ना जाने मैं कितने सवाल कर ली। तो वह मुझसे कुछ पीछे हट गया तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह कहने लगा, मेरी नौकरी ही ऐसी है, आप परेशान मत हुआ करो। वह अपने कमरे में चला गया। मुझे अपनी गलती पर अफसोस होने लगा। ठीक है, मैं परेशान थी, पर अनजाने में जो कर गई वह सही नहीं था। मैं अपने कमरे में चली गई थी। पूरी रात मुझे खुद पर अफसोस होता रहा, पर सुबह जब मैं सोकर उठी तो वह टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, आओ बैठो, नाश्ता कर लो, मैंने आपके लिए भी बनाया है। मैंने कहा, आपको इतनी चोट लगी है तो आपने क्यों बनाया? वह बड़ी गौर से मुझे देख रहा था। कहने लगा, यहाँ पर बैठो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसने प्लेट में नाश्ता डालते हुए बोला, पहले आप नाश्ता कर लो। उसकी बात सुनकर मैं खामोशी से नाश्ता करने लगी। वह मुझे ही देख रहा था। जब मैंने नाश्ता कर लिया तो कहने लगा, आप मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो और मैं आपको पसंद भी करने लगा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि अब एक घर में रहकर मैं आपसे दूर रह पाऊँगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं आपसे शादी कर लूँ। मुझे अपने घर वालों की तरफ से अपनी मर्जी की शादी करने की इजाज़त है। अब आप बताओ, क्या मैं आपके घर वालों से मिल सकता हूँ? इस सवाल पर तो मेरा रंग ही उड़ गया था। मैंने फिर एक झूठी कहानी सुना दी। मैंने उसे बताया कि मैं घर से भागकर आई हूँ क्योंकि मेरी सौतेली माँ मेरी शादी ज़बरदस्ती एक बुढ़े से करवाना चाहती थी। वह मेरी बातें खामोशी से सुन रहा था। फिर कहने लगा, आपको ऐतराज़ ना हो तो हम कल ही शादी कर लेते हैं। मैंने सहमति में अपना सिर हिला दिया था और मैं बहुत खुश भी थी। आखिरकार मुझे इज्जत की ज़िंदगी मिलने वाली थी, जिसकी आरजू हम सभी लड़कियों के दिलों में होती है। अगर मैं उसे बता देती कि मैं कौन हूँ तो वह मुझसे नफरत करता। अगले दिन इस आदमी यानी रोहन के साथ मेरी शादी हो गई। मैं रोहन के साथ बहुत खुश थी। वह भी मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन शायद हम जैसी लड़कियों की ज़िंदगी में खुशियाँ होती ही नहीं है। दोपहर का वक्त था। मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई।
मेरा पति इस वक्त घर पर नहीं था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर वही औरत खड़ी थी जिसके कोठे पर मैं काम करती थी। उसे देखते ही मेरी जान निकल गई। मेरी बदकिस्मती ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वह मुझे मारते हुए अपने साथ लेकर गई। मैं रोती बिलखती उससे बातें करने लगी। उसने मेरी एक ना सुनी। मैं वापस उसी कोठे पर पहुंच गई थी और उस औरत ने मुझे बहुत मारा था। उस औरत ने मारते हुए कहा, यहाँ आने के बाद बहुत से रास्ते हैं, लेकिन जाने का बस एक ही रास्ता है और वह है सिर्फ मौत। मैं रोती रही, लेकिन यहाँ आने के बाद रात को जो कुछ मेरे साथ हुआ, इससे बेहतर था कि मैं मर जाती। मेरे कमरे में आने वाला मेरा ग्राहक मेरा पति था। उसे देखकर मुझे लगा कि वह मुझे लेने आया है, लेकिन उसके पीछे से मुस्कुराती हुई इस कोठे की मालकिन औरत को देखकर मैं दंग रह गई। वह मुस्कुराती हुई बोली, तू क्या समझती है कि तू फ्लैट से भाग जाएगी और मुझे खबर नहीं मिलेगी? मैं तेरे पीछे जासूस लगा रखी थी। यह तेरे पीछे साए की तरह रहता था, तेरी ट्रेन में भी और तू जहाँ नौकरी मांगने गई थी वहाँ भी। मेरे कहने पर ही ये रोहन तुम्हें अपने घर लेकर गया था और तुझे नौकरी भी दी। कोई पुलिस वाला नहीं है ये। यह सुनकर तो मुझे लगा कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। इतना बड़ा धोखा दिया था रोहन ने मुझे। रोहन चुप था और मेरे सामने खड़ा था। मैं उसके पास गई और कहने लगी, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, आखिर क्यों? मुझे उसी वक्त यहाँ ले आते तो मुझे इतना दुख नहीं होता। मैंने मर्दों का सिर्फ एक ही रूप देखा था और वह था बस हवस, लेकिन तुम्हें देखकर मेरी सोच बदल गई थी। मुझे लगा मर्द इंसान भी होते हैं। तुम्हारे रूप में मैंने जिस मर्द को देखा था, मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। काश तुम मेरे सामने कभी ना आते, ताकि मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत जो भी थी वह रह जाती। मेरा इतना कुछ कहने पर भी वह चुप ही था। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आई और उस औरत की चेहरे की रंगत उड़ने लगी। मेरे पति रोहन ने कहा कि मैंने पुलिस बुलाया है और पुलिस आ चुकी थी। उसने अपने जेब से अपना वॉलेट निकाला जिसमें हमारी शादी की कुछ तस्वीर थी। पुलिस को बताने लगा कि यह मेरी पत्नी है और मैं इसे लेने आया हूँ। इस औरत ने चोरी छुपे मेरी पत्नी को अगवा किया है और यहाँ ले आई है। वह औरत हैरान परेशान होकर कहने लगी, क्यों झूठ बोल रहे हो? लेकिन पुलिस उस औरत को पकड़कर ले गई। वह मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, मैं जासूस हूँ, पैसे लेकर मैं जासूसी करता हूँ। पुलिस वालों से भी मेरी अच्छी जान पहचान है, क्योंकि मैं उनके लिए भी काम करता हूँ। मुझे इस औरत ने तुम्हारी जासूसी पर लगा रखा था। मैं सब कुछ पैसों के लिए करता हूँ, लेकिन ना जाने कब मुझे तुझसे प्यार हो गया। तुमने मेरी बीमारी में मेरा ख्याल रखा। मेरे जख्म देखकर तुम परेशान हो गई। अपने प्रति तुम्हारा लगाव देखकर मैं सोच रहा था कि तुमने अभी तक मुझसे कोई बात नहीं बताई। अगर तुमने गुनाह किया था तो यह सब तुमने अपनी मर्जी से नहीं की थी, बल्कि मजबूरन किया। इसलिए मैंने सोचा कि शादी ही एक ऐसा रास्ता है जिससे मैं तुम्हें इस दलदल से निकाल सकता हूँ। अब तुम मेरे साथ इज्जत की ज़िंदगी जी सकती हो, बिना किसी डर के। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। आज मेरी शादी को 20 साल पूरे होने वाले हैं और मेरा एक बेटा और एक बेटी है। रोहन मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी किस्मत ही पलट दी। कोई नहीं जानता है कि ज़िंदगी कब किस मोड़ पर लेकर जाएगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।